बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। हम लोग जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और अपने पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 1 यानी कि प्रिलिमिनरी डिस्कस कर लिया है, जिसपे हम लोगों ने इसका देखा था टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट सेक्शन नंबर 1 और हम लोगों ने बात की थी सेक्शन नंबर 4 डेफिनेशन की। इस एक्ट की जो है डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में उसको बहुत अच्छे से लाइन बाय वाइज डिटेल में डिस्कस किया था कि एमसीक्यू किसी भी हवाले से बन जाए डेफिनेशन से रिलेटेड तो उसमें हम लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला ना देखना पड़े। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग वो लेक्चर देख लें, क्योंकि डेफिनेशन से मुराद यही होता है कि इस एक्ट में जो जो टर्म यूज़ हुई हैं उनका ये मतलब होगा। आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर आगे 8 तक, क्योंकि इस एक्ट के 8 चैप्टर्स हैं। जो भी टर्म्स यूज़ होंगे वो टर्मिनोलॉजीज कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने जो करना है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, जो कि होता है जो स्टार्ट है हमारा सेक्शन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 का नाम है जी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब होता है कि ऑक्यूपेंसी का हक आपको कब मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 5 डील करता है टेनेंट्स हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी, कि टेनेंट्स के पास ऑक्यूपेंसी का राइट जो है वो कब कब होगा। सेक्शन नंबर 5 हमें ये बताएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 हमें कहता है आ टेनेंट। अब इसमें उसने क्या किया कि 4 हमें कंडीशंस बता दी हैं, ठीक है, कि ये 4 कंडीशंस है जो ये पूरी करेगा उनको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिल जाएगा सब सेक्शन 1 में। तो बारी बारी करके चारों कंडीशंस को हम देख लेते हैं। तो उसने कहा कि आ टेनेंट सबसे पहले हु एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कमेंसमेंट स्टार्ट होना, इस एक्ट के स्टार्ट होने पर फॉर मोर देन 2 जनरेशंस इन द मेल लाइन ऑफ डिसेंडेंट थ्रू अ ग्रैंडफादर और ग्रैंड अंकल, एंड यहाँ पे अगली शर्त क्या है, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 20 years हैज बीन ऑक्युपाइड द लैंड पेइंग नो रेंट therefore beyond the amount of the land revenue thereof and the rates and the cesses for the time being chargeable thereon। सिंपल सी बात है। इस सब सेक्शन में उसने कहा है एक टेनेंट को राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा, उसकी 2 से 3 उसने शर्तें बता दी हैं। पहली शर्त यह है कि 2 से ज़्यादा जनरेशंस, ठीक है, यानी कि कम से कम 2 फॉर मोर देन 2 जनरेशंस वो टेनेंट जो है उस ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहा हो। दूसरी कंडीशन उसने बता दी है, ठीक है, 2 जनरेशंस की बात की है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन उसने कहा कि वो कम से कम 20 साल से उस ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहे हों। तीसरी कंडीशन जो उसने बताई है नो रेंट, ठीक है, कि वो उस ज़मीन का रेंट पे ना कर रहे हों। तो जब वो इन 3 कंडीशंस को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो वो टेनेंट जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये तो हमारा था, उसने बताया कि ए के अंदर, सबसेक्शन ए के अंदर। सबसेक्शन बी पढ़ लेते हैं कि सबसेक्शन बी क्या कहता है हमें। सबसेक्शन बी कहता है कि who a tenant who having owned land and having ceased to be land owner thereof otherwise than by a forfeiture to the government or then by any voluntarily act, ठीक है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पर भी, then by forfeiture और या फिर voluntarily act has since he ceased to be landowner continuously occupied the land। अब इसके अंदर उसने क्या बात किया, एक शख्स था जिसने एक ज़मीन को ओन किया हुआ था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इन 2 वजूहात की वजह से जो उसने दी हैं, इसके अलावा किसी भी वजह से अगर उसकी ज़मीन उसकी वो जो उसने ऑक्यूपाई की थी अब वो ऑक्यूपेशन उसकी ख़त्म हो गई है, नहीं रही, तो अब वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकता है। लेकिन ये 2 चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए। कौन सी 2? ऐसा ना हो कि उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था लेकिन ज़मीन जो है ना वो वाली गवर्नमेंट ने उससे अपने जब्त में कर लिया, वापस ले लिया किसी भी वजह से, कि उसने उसका टैक्स ना पे किया हो, नोटिस का जवाब ना दिया हो, गलत यूज़ किया हो, कोई भी वजह हो सकती है। फॉरफीचर ना हो उसकी ज़मीन, या उसने खुद से सेल ना की हो। वॉलंटरीली एक्ट का मतलब होता है कि खुद से आपने कोई इरादतन आपका कोई एक्ट ना हुआ हो, ठीक है, ना तो आपने खुद से सेल की ना गवर्नमेंट ने जब्त की। उसके अलावा किसी भी वजह से अगर अब आप उस ज़मीन को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे थे तो अब आप उसके ऊपर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। 2 शर्तें उसने हमें बता दी हैं। पहली हमने क्या देखी है कि जिसके अंदर आप 2 जनरेशन से ज़्यादा आपकी जो है टेनेंट की उसने उस ज़मीन को ऑक्यूपाई किया हुआ। नंबर 2 उसने क्या कहा था, उसी के अंदर 20 साल से ज़्यादा का अर्सा कम अज़ कम हो गया हो, कम अज़ कम 20 साल उससे ज़्यादा, ठीक है, और उस पर आपने कोई रेंट ना पे किया हो। आप सिर्फ उस ज़मीन के जो साल का लैंड रेवेन्यू की तरफ से आपने टैक्स देना होता है, सेस देना होता है, आप सिर्फ वो पे कर रहे हो। सबसेक्शन बी के अंदर उसने क्या कहा है कि आपकी ज़मीन पहले तो आपने उसको ओन किया हुआ था लेकिन अब आप उसको ऑन नहीं कर रहे, ख़त्म हो गई है, आपकी सीज हो गई है वो जो आप ओन कर रहे थे। क्यों?
किसी भी वजह से हो सकती है, बस ये 2 वजह नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको खुद से सेल किया आपके वॉलंटरीली एक्ट की वजह से, या फिर गवर्नमेंट ने उसको फॉरफीचर कर लिया। ये 2 वजूहत नहीं होनी चाहिए, तो आप राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है। थर्ड में उसने हमें क्या बताया सी में कि अ टेनेंट who in a village or a state in which he settled along with or was settled by the founder thereof as a cultivator therein occupied the land on the 21st day of October 1868 and has continuously occupied the land since that date। अब इसके अंदर उसने क्या बात की है कि एक शख्स था, वो एक जगह पर आया, उसने देखा खाली जगह पड़ी हुई थी, ठीक है, और उसने क्या किया, उस जगह पे आके खेती बाड़ी की, वहाँ पे रिहाइश शुरू कर दी और उसने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। ठीक है। किसी भी विलेज में, किसी भी स्टेट में वो क्या हुआ, सेटल्ड हो गया। और वो कब से उसने कहा है, ऑक्यूपाइड द लैंड ऑन द 21st डे ऑफ अक्टूबर 1868 से वो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है और नस्ल दर नस्ल अब वो ऑक्यूपाई करता जा रहा है। ठीक है। तो वो भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकता है। ठीक है। उसके बाद उसने बताया सेक्शन नंबर डी कि और कौन राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकते हैं। एक जागीरदार, जो किसी भी स्टेट का जागीरदार है या स्टेट के किसी भी पार्ट का जागीरदार। अब जागीरदार कौन होता है, मैंने इसलिए आपसे कहा कि डेफिनेशन वाले आप लोग लेक्चर सुन लें, उसमें हमने जागीरदार की डेफिनेशन देखी है कि जागीरदार कौन होता है। तो जागीरदार पूरी स्टेट का या स्टेट के किसी भी पार्ट को, ठीक है, इन विच द लैंड ऑक्यूपाइड बाई हिम इज सिचुएट हैज कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड द लैंड, लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं फॉर नॉट लेस देन 20 ईयर्स, लेकिन उस जागीरदार को भी उसको ऑक्यूपाई करते हुए 20 साल से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है। एंड having been such जागीरदार occupied the land while he was जागीरदार and continuously occupied it for not less than 20 years, यानी कि जब वो जागीरदार था उस वक्त भी उसने जो ज़मीन को ऑक्यूपाई किया और 20 साल उसको हो गए हों, या जब वो जागीरदार नहीं रहा उसके बाद भी, ठीक है, उसने अगर ज़मीन को ऑक्यूपाई किया, उसकी जागीरदारी ख़त्म हो गई, लेकिन 20 साल पूरे होने चाहिए उसकी जागीरदारी ख़त्म होने के बाद भी, तो वो उस ज़मीन को जो है ना वहाँ पे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकता है। ये 4 उसने सिचुएशंस बताई हैं। ठीक है। ये देखें, टेनेंट्स हैविंग द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी में अ टेनेंट, और ये 4 हैं जिसमें वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकता है। सही हो गया जी। उसके अलावा उसने यहाँ पे बताया कि जो सबसेक्शन सी हमने पढ़ा था, कौन सा, ये वाला ज़मीन वाला, कि एक बंदा है आके वो इस ज़मीन के ऊपर आबाद हो गया। ठीक है। यहाँ पे किसी की भी ज़मीन नहीं थी, उसने यहाँ पे कल्टीवेशन की है और यहाँ पे वो आबाद हो गया। वो कह रहे हैं अगर इस ज़मीन के ऊपर जब तक कोई कोर्ट की डिग्री पास नहीं होती या माजी में कोई पास ना हुई हो, ठीक है, यानी कि किसी और ने आके क्लेम ना किया हो, कोई झगड़ा ना हुआ, तो वो तब तक वो चलता रहेगा उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उसके ऊपर। उसके बाद उसने एक बहुत अच्छा ये पॉइंट है, सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 1 में हमने 4 लोग देख लिए जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 में वो कह रहे हैं कि अगर किसी टेनेंट ने ये साबित कर दिया कि वो एक ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, 30 साल से ज़्यादा उसको हो गए हैं, फॉर 30 ईयर्स, एटलीस्ट 30 साल उसको हो गए हैं, और वो ज़मीन का रेंट भी नहीं दे रहा। ठीक है। ये शर्त है ऑक्यूपेंसी लेने की कि आपने रेंट नहीं देना, सिर्फ आप उसके क्या दे रहे हो, सेस दे रहे हो, लैंड रेवेन्यू दे रहे हो, रेंट नहीं दे रहे आप। तो अगर एक टेनेंट ने अप्रूव कर दिया तो ये अज्यूम किया जाएगा कि जो हमने सबसेक्शन 1 में बात की थी ना, ये 3 कंडीशंस की, कि 2 जनरेशन से ज़्यादा रह रहा हो, 20 साल हो गए हो, वगैरह वगैरह। ठीक है। ये अगर वो 30 साल से उस ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये समझा जाएगा उसने ऊपर वाले सेक्शन की सबसेक्शन की कंडीशन को पूरा कर लिया है और उसको भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी दे दिया जाएगा। ये देखें कि ही हैज़ फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1। सही है। उसके अलावा उसने कहा कि द वर्ड्स इन दैट क्लॉज, उस क्लॉज के अंदर जो वर्ड्स इंक्लूड हुए हैं, नेचुरल रिलेशनशिप, उसका मतलब लिया जाएगा नेचुरल रिलेशनशिप में अडॉप्टेड सन भी आता है, अडॉप्टेड फादर, अडॉप्टेड जो है रिलेशन वो भी उसी के अंदर आते हैं नेचुरल रिलेशन के अंदर। ठीक है। जैसे फर्ज करें एक फादर था, ठीक है, उसका अपना कोई बच्चा नहीं था, उसने बच्चे को अडॉप्ट किया था, मरने से पहले वो रिटर्न फॉर्म में ये लिख गया है कि मेरे बाद ये प्रॉपर्टी इसकी होगी। ठीक है। तो वो अडॉप्टेड सन बेशक है, लेकिन वो उसका नेचुरल रिलेशन ही कहलाएगा। खैर, वो यहाँ पे बता रहे कि नेचुरल रिलेशनशिप के अंदर, नेचुरल रिलेशनशिप में अडॉप्शन जो है वो भी शामिल है। उसके अलावा कोई कस्टमरी अपॉइंटमेंट हो विरासत को लेके, वो भी शामिल है। कस्टमरी से मुराद है कि कुछ अभी भी आप देखोगे कोई गांव कस्बे ऐसे होते हैं जहाँ पे ना आदात कस्टमरी चल रहे हैं, मतलब रिवायात के हिसाब से उनके यहाँ पे जागीरदारी चल रही है। ठीक है। कि अब पग इसके पास है, फिर उसके पास है पगड़ी, तो जो कस्टमरी हैं वो भी नेचुरल रिलेशनशिप में आ रहे हैं, अडॉप्शन जो है वो भी नेचुरल रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा तीसरी जो नेचुरल रिलेशनशिप में चीज़ आ रही है वो है यूजेज ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो भी नेचुरल रिलेशनशिप के अंदर आती है। तीनों हमें याद रखना MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल रिलेशनशिप में, क्योंकि अक्सर हम लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि जो खून के रिश्ते हैं सिर्फ वही नेचुरल रिलेशनशिप है। नो, उसने कहा है कि यहाँ पे अडॉप्शन हो गई, वो भी, कस्टमरी कोई आपके अपॉइंटमेंट कर रहे हो वो भी, और रिलीजियस कम्युनिटी है वो भी नेचुरल रिलेशनशिप के अंदर आएगी। ठीक है। ये था हमारा सेक्शन नंबर 5, राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी।
अब वो कह रहा है कि सेक्शन नंबर 6 में कह रहा है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अदर टेनेंट्स और अदर टेनेंट्स की रिकॉर्डेड एज हैविंग द राइट बिफोर पासिंग ऑफ पंजाब टेनेंसी एक्ट 1868। इसमें मैं बता देती हूँ, ऐसे उसने ये कहा है कि पंजाब टेनेंसी एक्ट जब 1868 पास हुआ, ठीक है, उससे पहले अगर किसी टेनेंट का रिकॉर्ड ऑफ राइट के अंदर नाम था कि हाँ इसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी है, तो इस एक्ट के पास होने के बाद भी उसका वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी उसी तरह से चलता रहेगा, अनलेस के उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री ना आए, कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से कोई डिक्री ना एस्टेब्लिश की गई हो, ठीक है, तो उसका राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वैसे ही चलता रहेगा जो 1868 के एक्ट से पहले रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसका था कि इसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होगी। सेक्शन नंबर 7 हमें कहते हैं राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन द लैंड टेकन इन एक्सचेंज। ये भी हमने कॉलोनाइजेशन एक्ट, अगर आपने वो मेरा लेक्चर सुना है उस पर हमने एक्सचेंज के टॉपिक को डिस्कस किया था। देखिए मैंने वहाँ भी आपको बताया था ये टेनेंसी वाला एक्ट हो गया, कॉलोनाइजेशन हो गया, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट हो गया, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है एक्ट। तो आपको एक को पढ़ने के लिए पिछले वाले का पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कॉलोनाइजेशन एक्ट कवर करवा दिया, अगर आप लोगों ने वो वीडियो सुन ली होंगी तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो हमारी समझनी आसान हो जाती हैं। जैसे वहाँ पे हमने एक्सचेंज पढ़ा था कि अब एक बड़ी एस्टेट है, ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना एक ये पीस ऑफ लैंड है, एक ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। अब मैं एक टेनेंट हूँ और मैं अब चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे मैंने कुछ अर्सा खेती बाड़ी की, ठीक है, ए पर, और अब मैं ए से शिफ्ट होना चाहती हूँ यहाँ बी पर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या करना है, मैं एक्सचेंज कर सकती हूँ इस ज़मीन के बदले इसको, कि मैं अपने लैंडलॉर्ड से कहूँगी कि मैं पहले ए के ऊपर जो खेती बाड़ी करी थी अब वो मैं बी पे करना चाहती हूँ ए को छोड़कर, ठीक है। तो ये होता है एक्सचेंज होना, ठीक है, हमने ए के बदले एक को ले लिया। तो एक्सचेंज की सूरत में भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी वो कह रहा है चेंज नहीं होता, सेम रहता है। जो ए ज़मीन पर आपके राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी थे वही आपकी बी ज़मीन पर आपके राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी होंगे, सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑन द ग्राउंड्स अदर देन दोज एक्सप्रेसली स्टेटेड इन द एक्ट। कि अभी जो हमने एक्ट में राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी पढ़े हैं, तीन पढ़े हैं, ठीक है, जितने भी हमने पढ़े हैं ऊपर, वो कह रहे हैं कि इस एक्ट में जो भी राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी बताए गए हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये वाले पूरे हों तो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी आपको मिल सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई टेनेंट आपको वैलिड ग्राउंड्स दे राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी लेने के, तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगे, सही हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 हमें कहता है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय मेयर लैप्स ऑफ टाइम। मेयर लैप्स ऑफ टाइम का मतलब है कि महज सिर्फ वक्त के गुजर जाने की वजह से आप राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ इस बात का, सेक्शन 5 के हमने सब सेक्शन 1 में भी पढ़ा था और आई गेस 3 में शायद अभी हमने पढ़ा है कि अगर आपको 20 साल का अरसा कम अज़ कम वहाँ पे उस ज़मीन को ऑक्यूपाई किए हुए होना चाहिए, ये भी लैप्स ऑफ टाइम है ना। एक और हमने पढ़ा जिसमें हमने कहा एक टेनेंट अगर 30 साल से उस ज़मीन को ऑक्यूपाई कर रहा हो, ठीक है, तो वो कह रहे हैं सिर्फ टाइम के गुजरने की वजह से आपको राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नहीं मिलेगा, बाकी कंडीशंस का भी पूरा होना ज़रूरी है। बाकी कंडीशन में क्या आ जाती थी कि आपने उस ज़मीन का रेंट ना दिया हो, आप उसका रेंट ना दे रहे हो बल्कि आप एनुअली उसका रेवेन्यू एक्ट दे रहे हो और जो टैक्स है वो दे रहे हो, सेस दे रहे हो या जो भी है उसका, ठीक है, बस रेंट नहीं दे रहे हो। तो अदर कंडीशंस का भी पूरा होना जरूरी है। महज मैं अगर ये कहूँ कि सर जी 30 साल हो गया मुझे ज़मीन को ऑक्यूपाई करते हुए, तो मेरा जो है ना ये इस पर राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी क्लेम करें, वो नहीं हो सकता। सेक्शन नंबर 10 हमें कहता है कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी नॉट टू बी एक्वायर्ड बाय जॉइंट ऑनर इन द लैंड हेल्ड इन द जॉइंट ऑनरशिप। अब इसमें वो कह रहा है कि अगर एक ज़मीन है एस्टेट के अंदर, ठीक है, उसके जॉइंट मालिक हैं, ठीक है, कोई 4-5 मालिक हो गए उसके, अब उनमें से नो वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ऑनर्स, उन जॉइंट ऑनर्स में से कोई भी अकेला ये जाके ये नहीं कह सकता कि मुझे इस ज़मीन की राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी राइट दे दें, ठीक है। जाहिर है जो भी चीज़ जॉइंटली ऑनर्ड होती है उसकी तकसीम, उसका तमाम तरीक़ेकार भी जॉइंटली ही हुआ करते हैं, किसी एक को हम एक्स्ट्रा फेवर नहीं दे सकते। उसके बाद सेक्शन नंबर 11 हमें कहता है कि कंटिन्यूअस ऑफ एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स, कि जो एग्जिस्टिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स हमारे चल रहे हैं उसी की कंटिन्यूअस होगी। मतलब क्या हुआ इस बात का, असल में ये जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी हमने सेक्शन नंबर 5 के अंदर पढ़ा है ना, पहले जो अब तो हमारे पास ये हमारा एक्ट है 1887 का, ठीक है, उससे पहले कौन सा एक्ट था टेनेंसी में, 1868 का एक्ट था, ठीक है। उसमें जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी डिस्कस किए गए थे वो इस तरह से थे, सेक्शन 5 का क्लॉज 1, 2, 3, 4, ठीक है। और अब अभी हमने पढ़ा कि हमारा तो सेक्शन 5 का भी सब सेक्शन 1 में A, B, C, D भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आपको जो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मिलेगा ना, अब जो आपके एग्जिस्टिंग लॉ है, हमारा एग्जिस्टिंग लॉ कौन सा है, 1887 का है ना, उसके हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। पिछला 1868 का लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा।
उसके बाद हम आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 3। हमारा अगला चैप्टर है, कौन सा चैप्टर 3, जो कि इसके बारे में है, रेंट के बारे में है। अब इसको उसने डिवाइड किया मुख्तलिफ हिस्सों में, जैसे कि सबसे पहला उसने डिवाइड किया रेंट जनरली, ठीक है। अब इसके अंदर वो बताता है चैप्टर नंबर 3 में रेंट से जो डील करेगा कि सेक्शन नंबर 12 रिस्पेक्टिव राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब इस सेक्शन में वो बता रहे हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के क्या क्या राइट्स हैं। अब लैंडलॉर्ड टेनेंट क्या होते हैं हम डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस कर चुके हैं अपने सेक्शन में। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के प्रोड्यूस को लेके क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, मिक्स करके बताए हुए हैं क्या क्या राइट्स हैं। तो ये मैं आपको जनरली सिंपली एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। और इसके मैंने नोट्स बना दिए हैं, ये मैं साथ ही अटैच कर रही हूँ, यहाँ से आपको पढ़ने आसान हो जाएंगे। ये देखें जी, राइट्स ऑफ टेनेंट्स, ड्यूटीज ऑफ टेनेंट्स, ठीक है। यानी कि टेनेंट्स के राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, या ऐसे कह लें कि जो टेनेंट्स के राइट्स होंगे वो लैंडलॉर्ड के ड्यूटीज होंगी, जो लैंडलॉर्ड के राइट्स होंगे वो टेनेंट्स की ड्यूटीज होंगी। तो मैंने एक लिख दिया यहाँ पे टेनेंट्स के बारे में कि इसका जो भी ऑपोजिट होगा वो लैंडलॉर्ड का बनेगा। मसलन सबसे पहला जो है ना, ये हमारे पास ड्यूटी है टेनेंट की कि उसको रेंट को पे करना है, ठीक है। तो फिर ये लैंडलॉर्ड का क्या होगा, ये ज़ाहिर उसका राइट हुआ ना कि उसने रेंट को रिसीव करना है। उसके बाद उसने कहा है अगर लैंडलॉर्ड ने कोई रेंट को इन्हेंस किया, बढ़ाया है, और इसकी कंडीशन हम पढ़ेंगे भी आगे जाके कि वो किराया कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो फिर ये ड्यूटी होगी टेनेंट की कि उसको इन्हेंस रेंट को भी पे करना है। उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे कि रेंट इन द फॉर्म ऑफ मनी और प्रोड्यूस, कि रेंट जो देना है टेनेंट ने वो मनी की फॉर्म में भी दे सकता है और प्रोड्यूस की फॉर्म में भी दे सकता है। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डेफिनेशन क्लॉज में, रेंट की डेफिनेशन जो थी। तो ये एक राइट है टेनेंट का कि वो बाउंड नहीं है कि सिर्फ मनी दे, वो इनमें से किसी फॉर्म में भी दे सकता है, सही है। उसके बाद है मेक श्योर द प्रेजेंस ऑफ लैंडलॉर्ड व्हाइल डिवाइडिंग द प्रोड्यूस। इसका मतलब ये है कि अगर टेनेंट जो है वो उसने ये डिसाइड किया कि वो अपना रेंट जो है वो प्रोड्यूस की फॉर्म में देगा, प्रोड्यूस से मुराद ये कि वो जो भी फसल काश्त कर रहा है उसका कुछ हिस्सा देगा, तो ये मैंडेटरी है कि वो मेक श्योर करे कि उस टाइम पे लैंडलॉर्ड मौजूद हो जब वो उस फसल को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। किसका, लैंडलॉर्ड का पोर्शन देने के लिए, शेयर देने के लिए। तो प्रेजेंस ऑफ लैंडलॉर्ड जरूरी है, ये एक ड्यूटी है या राइट समझ लें लैंडलॉर्ड का कि उसका हक है कि उसकी वहाँ मौजूदगी ज़रूरी है, उसका होना ज़रूरी है। और ये लैंडलॉर्ड टेनेंट के ऊपर ड्यूटी है कि आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि मैं अपनी फसल को क्या करने जा रहा हूँ, काश्त करने जा रहा हूँ, आप आ जाइए, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि हैव द राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव पोजेशन ऑफ द लैंड प्रोड्यूस आफ्टर डिवाइडिंग द प्रोड्यूस एंड गिविंग ड्यू शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड। सिंपल सी बात है कि जब टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को उसका ड्यू शेयर दे दिया, ठीक है, चाहे फसल दे दी, उसके बाद वो कह रहे हैं जितनी भी वो फसल बच गई है, वो प्रोड्यूस बच गई है, उसकी पोजीशन का पूरा मालिक अब कौन है, वो जाहिर है एक मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अब टेनेंट उसका पोजीशन के उसके पास आ गई है। अब उस फसल को वो काटे, बेचे, जिस मर्जी रेट पे बेचे, लैंडलॉर्ड से जो उसका था वो तो उसने उसको रेंट दे दिया ना, सही है। ये हमें बताता है सेक्शन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बारे में कि उन्होंने फसल को लेके क्या करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 हमें कहता है कि कम्यूटेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ रेंट। कम्यूटेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ रेंट का क्या मतलब है? कम्यूटेशन बोलते हैं चेंज करने को, कि अगर आपने किराए में कोई भी चेंज लाना है, किराए में चेंज लाने का क्या मतलब है कि लैंडलॉर्ड किराया ले रहा है ना, वो बताता है कि कितना किराया देना है। कोई भी आप किराए में चेंज लाओगे, चाहे आपको किराया जो मिल रहा है वो मिल रहा है प्रोड्यूस की सूरत में, कि जो बंदा है हमारा टेनेंट वो खेती बाड़ी करता है, फसल उगाता है, फिर उस फसल को डिवाइड करके आपको रेंट दे रहा है वो, या अगर आपको किराया मिल रहा है फिक्स्ड नेचर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन की सूरत में, कि वो जो क्रॉप्स ग्रो होंगी उसकी नेचर देखी जाएगी, उसके हिसाब से उसका रेट लगाया जाएगा। इस सूरत में अगर आपको किराया मिल रहा है, लैंडलॉर्ड से कहा जा रहा है ये, ठीक है। या आपको किराया मिल रहा है रिकॉग्नाइज्ड मेजर ऑफ एरिया के रेट के हिसाब से कि किस जगह पे फसल उगाई जा रही है वो, या फिर आपको किराया मिल रहा है ग्रॉस, रेंट इन ग्रॉस अगर आपको मिल रहा है। रेंट इन ग्रॉस का क्या मतलब होता है कि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना टेनेंसी में, लैंडलॉर्ड ने और टेनेंट ने, उन्होंने फिक्स कर लिया था कि मैं आपको इतना किराया दिया करूंगा, चाहे मैं आपको प्रोडक्शन की फॉर्म में दूं, जिस भी फॉर्म में देना था वो वहाँ पे फिक्स हो गया था। तो ग्रॉस इन रेंट में जो भी लिखा हुआ था, चाहे वो आपको उस सूरत में किराया दे रहा है, ठीक है। या ई में उसने कहा आपको कि वो पार्शली तो आपको ABCD के जो मेथड बताए गए इनमें से दे रहा है, यानी कि फर्ज करो उसने कुछ आपको प्रोड्यूस की फॉर्म में दे दिया, कुछ आपको कैश की फॉर्म में दे दिया। इनमें से किसी भी तरह से वो आपको जो किराया दे रहा है वो कह रहा है इन मेथड को वन ऑफ दोज मेथड शैल नॉट बी कम्यूटेड। इनमें से कोई भी मेथड को आप कम्यूट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ना तो पूरे का पूरा, ना इन द पार्ट, विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। मतलब लैंडलॉर्ड अगर खुद से चाहे तो वो भी किराए को नहीं बढ़ा सकता अकेला,
ना टेनेंट खुद चाहे तो किराए को कम करे, नहीं कर सकता। दोनों को पहले दोनों की कॉन्सेंट उस पर होनी, रजामंदी होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि सब सेक्शन 2 मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। उसने कहा है कि आप किराए को बढ़ा नहीं सकते। टेनेंसी रेट एट एनी हायर पॉइंट शैल नॉट बी लायबल, कि जो हमारा लैंडलॉर्ड है ना, अगर ये ना हो 3 महीने के बाद वो कहे कि अब तुम्हारा किराया बढ़ गया, आप अपना किराए का रेट नहीं बढ़ा सकते, रेंट का रेट सिवाय। तो किराए का रेट अगर नहीं बढ़ाना हमने, तो कौन सा किराए का रेट रखना है आपने? जो पिछले एग्रीकल्चर ईयर में उस जगह का किराए का रेट था ना, वही अब अगले ईयर में चलेगा, माँ सिवाय कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया हो जिसके ज़रिए से उसने आपको इजाज़त दी हो कि हाँ आप किराए का रेट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वरना आप इस किराए का रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। इसके इस सेक्शन सब सेक्शन 2 के अंदर उसने हमें ये बताया है। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन नंबर 14, पेमेंट्स फॉर द लैंड ऑक्यूपाइड विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर आपने लैंडलॉर्ड की मर्जी के बगैर, उसकी कंसेंट के बगैर कोई ज़मीन ऑक्यूपाई की, उसके ऊपर आप खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने कहा है आप लायबल हैं, अब आपको लैंडलॉर्ड को रेंट देना ही देना है। अब सवाल ये है कि उसने तो लैंडलॉर्ड की मर्जी के बगैर टेनेंट ने वो ज़मीन ली हुई थी ना, तो कौन सा रेंट का रेट देगा वो? उनके दरमियान तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था। तो जो प्रीसीडिंग एग्रीकल्चर ईयर का रेंट था ना, चल रहा था, उसी रेट पर ये वाला टेनेंट जो है ना, वो अब इस ज़मीन का लैंडलॉर्ड को रेंट देगा, ठीक है। या फिर एट सच रेट इफ़ रेंट वॉज नॉट पेबल इन दैट ईयर, तो फिर एट सच रेट द कोर्ट में डिटरमाइन टू बी फेयर एंड इक्विटेबल, ठीक है। अगर उसके अलावा कोर्ट भी बता सकती है जो उसको फेयर लगे कि इसका ये रेंट होना चाहिए। जाहिर है लैंडलॉर्ड केस तो लेके जाएगा ना अदालत में कि मेरी ज़मीन थी, मेरी मर्जी के बगैर, मेरी कंसेंट के बगैर इसने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो फिर कोर्ट उसका रेट बताता है और फिर वो टेनेंट को पे करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 15 कहते हैं कलेक्शन ऑफ रेंट्स ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। अगर कोई प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है, उसका जो रेंट आपने कलेक्ट करना है, वो उसकी क्या सूरत हाल है? इसमें वो कह रहा है कि अगर आपका एक एस्टेट है या ठीक है एक ज़मीन है, वो उसके जो है ना जॉइंटली ऑनर्स हैं, मतलब सपोज एक से ज़्यादा हैं, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, अब क्या टेनेंट सबको बारी बारी जाके अपना किराया देगा? नो। तो उसने कहा है कि टेनेंट क्या करे, उनमें से किसी एक लैंडलॉर्ड को दे दे अपना सारे का सारा रेंट जितना भी है, चाहे वो कैश दे रहा है, चाहे वो प्रोड्यूस दे रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, जैसे भी। अब वो आपस में फिर खुद डिवाइड करेंगे वो लैंडलॉर्ड्स आपस में, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ये देखें, द टेनेंट शैल नॉट बी बाउंड टू पे द रेंट ऑफ दिस टू पे द पार्ट ऑफ द रेंट ऑफ हिज टेनेंसी टू वन ऑफ दोज पर्सन एंड पार्ट टू अनदर, ठीक है, कि आधा वो किसी को दे रहा है, आधा किसी को दे रहा है। टेनेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी और को दे देगा और फिर वो आपस में खुद डिवाइड करें। 15(8) में उसने कहा कि राइट्स एंड लायबिलिटीज रिगार्डिंग द रेंट एंड गवर्नमेंट ड्यूज। गवर्नमेंट ड्यूज़ और रेंट के हवाले से जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ जिम्मेदारी को भी बोलते हैं वैसे तो हम। उसने कहा कि अभी हमने जो बात की थी ना कि जो जितनी प्रोड्यूस हो रही है उसका हमने डिवाइड करना है। अगर मैं टेनेंट हूँ, मैंने लैंडलॉर्ड से कहा मैं आपको पैसे तो नहीं दे सकती, मेरी जो फसल उगेगी ना, मैं इसका एक शेयर आपको दे दूँगी, ठीक है, कुछ शेयर। वो कितना कुछ शेयर होगा, उसने कहा वो कैसे डिफाइन होगा? लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन 1972 के पैराग्राफ 25 के subject to the provision of the paragraph 25 of land reform regulation 1970, the landlord and the tenant shall share the produce in the same ratio in which they used to share it on the 20th day of the December 1971। तो उसने कहा कि वो दोनों अपना जो प्रोड्यूस ऑफ शेयर है कैसे डिवाइड करेंगे? जो 1971 20 दिसंबर 1971 से 20 दिसंबर 1971 से जो भी शेयर का जो उन्होंने कानून बनाया हुआ है, वही हम अब अप्लाई करेंगे टेनेंट और लैंडलॉर्ड पे। उसके अलावा उसके ऊपर कुछ लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन 1972 की पैराग्राफ 25 की जो कुछ प्रोविजंस हैं वो भी उसके ऊपर अप्लाई होंगी, इन दोनों को देखते हुए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये हम लोगों ने किया है चैप्टर नंबर 3 का, हम लोगों ने एक सेक्शन कर लिया रेंट को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से स्टार्ट लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपने चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो जब तक नहीं आती तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।